So this is our second lecture for today, project control. सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि प्रोजेक्ट कंट्रोल है क्या. Project control are processes for gathering and analyzing project data to keep costs and schedules on track. Project controller जो बंदा है यानी कि बेसिकली प्रोजेक्ट कंट्रोल जिसके पास होगा इज़ डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर. बेसिकली होता क्या कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, ही डजेंट वांट टू नो कि जी देयर इज़ अ कॉस्ट ओवररन, बल्कि आपने अगर बताना है वो जानना चाहेगा कि जी रूट कॉज क्या है, कहाँ आपके जो है ज़्यादा जो है बजट आपका कंज्यूम हो रहा है, ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके. सो जो प्रोजेक्ट कंट्रोल होता है डैट फोकसेस ऑन टू प्रोस्पेक्ट्स, कॉस्ट एंड स्केड्यूल. कुछ बुक्स के अंदर कॉस्ट और स्केड्यूल को फिर मज़ीद डिवाइड कर दिया जाता है टाइम एंड स्कोप में, जो कि बेसिकली स्केड्यूल ही है. इसके बाद जो है पीपल मैनेजमेंट या क्वालिटी जो है आर नॉट कंसर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट कंट्रोलर. वो ये जो कंसर्न है ये प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर ही होते हैं. प्रोजेक्ट कंट्रोलर रिपोर्ट्स ऑन कॉस्ट एंड स्केड्यूल एंड एडवाइजेज प्रोजेक्ट टीम ऑफ पोटेंशियल इश्यूज. ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्ट कंट्रोलर का काम ये होता है कि उसने कॉस्ट देखनी है, उसने स्केड्यूल के मुताबिक देखना है कि जी टाइमलाइंस मीट हो रही हैं, हम टाइम पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, जो भी प्रोजेक्ट टीम है उसको टाइमली इन्फॉर्म करना है कि जी यहाँ हम अब पीछे हट रहे हैं, हमने यहाँ से एक्सपीडाइट करना है काम. ठीक है, सो ये बेसिकली जो है प्रोजेक्ट कंट्रोलर की जिम्मेदारी होती है. प्रोजेक्ट कंट्रोलर जो है इन तमाम बंदों के साथ इन लूप होगा. प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कोर्स जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है, उसके बाद जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंस टीम, फाइनेंस वगैरह को उसने देखना है. उसके बाद वेंडर्स के साथ कि आपके पास जो है जो मटेरियल है या इक्विपमेंट है लेट से कब आ रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, वो तमाम चीज़ें, ताकि उसके हिसाब से वो स्केड्यूल पे देख सके कि आया वो ट्रैक पे है कि नहीं है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम लीड, अगर एक प्रोजेक्ट है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो जो भी बंदा कंस्ट्रक्शन साइड को देख रहा है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो तमाम चीज़ों को देख रहा होता है, सो बाकी सब डिवीजन होती हैं डिवाइड कर रहा है. सो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की टीम लीड जो है उसको देख रहे होंगे. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक जो है प्रोक्योरमेंट हेड होता है, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट होगा कि आप ये चीज़ हमने प्रोक्योर करनी है, ये हमें चाहिए अब, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं. और उसके बाद टेक्निकल टीम लीड, अगर कोई टेक्निकल जो है कह लें कि रिक्वायरमेंट है या कोई इस तरह की जो है कोई इशू है, सो ये तमाम बंदों के साथ जो है प्रोजेक्ट कंट्रोलर इन कांटेक्ट होता है. ओके, सो हम चलते हैं आगे. और ये बेसिकली आपको जो है एक आइडिया देगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती है, यानी कि फाइनेंशियल एवेल्यूएशन जो हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल में पढ़ा. उसके बाद डिज़ाइन है, उसकी प्लानिंग है, यानी कि एस्टिमेशन है, उसकी आप प्लानिंग करेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह आपने तमाम बना लिए. उसके बाद डेवलपमेंट पे आ जाते हैं. डेवलपमेंट में हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं चेंजेस वगैरह और तमाम चीज़ें, क्वालिटी रिव्यू वगैरह तमाम चीज़ होते हैं. यानी कि बेसिकली जो एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो बेसिकली डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट होता है. उसके बाद क्लोज आउट है, फिर उसके बाद ऑपरेशन है कि जो कंटिन्यूस वो चलता रहेगा. सो अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लानिंग की बात की, एस्टिमेशन की बात की. अब हम जो है एक्चुअल स्टार्ट की तरफ आ गए हैं कि जी अब प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूशन में चला गया है, तो अब हमने क्या करना है, सो इसको लेके चलते हैं आगे. देखें, आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर है या फिर आप क्या करते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ टाइमलाइंस मीट कर रहे हैं, कॉस्ट स्केड्यूल, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं. आप देखते हैं कि जी वहाँ कुछ डेविएशन आ रही है, सो मॉनिटरिंग के वो तमाम जो कंसर्न होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे कंट्रोल पे. कंट्रोल के अंदर फिर आपके पास क्या है, आप जो है एक्शंस ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, या फिर जो है आप प्लान रिवाइज कर सकते हैं, या कैश फ्लोज जो है उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्केड्यूल्स वगैरह को वेरी कर सकते हैं, ताकि जो है ये जो वेरिएशन इनको आप करेक्ट करके दोबारा फिर आप मॉनिटर में चलें और ये दोबारा ये लूप चलता रहेगा. सो अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑफ ट्रैक हो गया, यानी कि फॉर वट एवर रीज़न कॉस्ट पेमेंट्स का इश्यूज़ था या फिर टाइमलाइंस मीट नहीं हो रही थी. सो सबसे पहले जो है हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, मॉनिटरिंग से हमें क्या क्या पता लगेगा जी कि प्रोजेक्ट जो है डाटा इज़ बिहाइंड टाइम स्केड्यूल, या फिर प्रोजेक्ट हैज़ एक्सीडेड बजट, या फिर क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ और फिनिश्ड वर्क इज़ बिलो स्टैंडर्ड या फिर सब स्टैंडर्ड है, प्रोडक्टिविटी इज़ लोअर देन एज प्लान्ड. यानी कि जब आप मॉनिटर कर रहे हैं सो आप यही चीज़ें बेसिकली आप जो है कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि यही चीज़ें आप मॉनिटरिंग में ऑब्जर्व कर सकेंगे. सो
अब इसके जो है रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास जो है प्रोजेक्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास ये 4 रिसोर्सेज हैं, या फिर इन्हें हम 4 M's कहते हैं। 4 M's में आपके पास यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो बेसिकली ऑप्शंस होती हैं वो एक जो है मनी है, मैन पावर या फिर लेबर है, मटेरियल्स है या फिर मशीनरी है। तो इसको किस तरह ऑन ट्रैक लाने के लिए वो क्या करेगा, मैकेनिज़्म क्या होगा या फिर एलिमेंट्स क्या होंगे प्रोजेक्ट कंट्रोल के। सो सिंपली जो है वो क्या कर सकता है कि जो वो रिसोर्सेज जो हमारे पास ये 4 M's थे इनको एडजस्ट वगैरह करे, या फिर इनके जो प्रोजेक्ट के करैक्टरिस्टिक्स हैं, साइड्स हैं, स्कोप वगैरह है, इनको रेक्टिफाई करे। लेट्स से रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मसलन ज़्यादा लेबर मंगवा सकता है, स्किल्ड लेबर मंगवा सकता है, बेहतर सुपरवाइज़र्स वो जो है उसकी डिमांड कर सकता है, मटेरियल ज़्यादा आ सकता है या हाई क्वालिटी मटेरियल आ सकता है, इक्विपमेंट हाई इक्विपमेंट बेहतर इक्विपमेंट मंगवा सकता है, या फिर उसे कैश इनफ्लो ज़्यादा चाहिए होगा। सो वो रिक्वेस्ट कर सकता है आगे फाइनेंस को या फिर प्रोजेक्ट कंट्रोलर के थ्रू फाइनेंस टीम के साथ, या फिर इटसेल्फ प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हम चेंज कर सकते हैं। मसलन रिड्यूस प्रोजेक्ट साइज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट का स्कोप हम चेंज कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ जो 1-2 एग्जांपल मेरे जहन में आ रही हैं, आप लोगों ने जो है देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी सो आपको एक ये वीडियो देखनी चाहिए। एक ब्लॉक फ़ोन के हवाले से एक ये वीडियो थी और बड़ा इसको जो है पज़ीर आई मिली थी उन दिनों, यानी कि बजाय इसके कि आप जो है 12 फ़ोन चेंज करते जाएं, आपके मोबाइल की बैक एंड पे जो है ये ब्लॉक्स बने हों कि अगर आपको जो है ज़्यादा बैटरी चाहिए तो बैटरी के ब्लॉक्स आप एडअप कर दो, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए कैमरा के ब्लॉक्स एडअप कर दो, प्रोसेसर चेंज करना है उसका एक्स्ट्रा ब्लॉक आप एडअप कर दो, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट को मोबाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। यानी कि इतना जो है ये गया था आगे, इसको फिर गूगल ने जो है परचेज़ किया था, इसको प्रोजेक्ट आरा का इसको नाम दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली जिस साल इसने लॉन्च होना था वहाँ इन्होंने फिर तमाम ये जब रिस्क असेसमेंट और ये तमाम चीज़ें की, सो इसको उन्होंने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया कि ये जो है वायबल नहीं था या फिजिबल नहीं था इस तरह ब्लॉक फ़ोन। फिर ब्लॉक फ़ोन की एक और जो है कोशिश की मोटरोला ने की, वो समवट जो है उस तरह कामयाब नहीं हुए, बट स्टिल अभी मार्केट में मोटरोला मौजूद है। उसके बाद जो है एक और कंपनी थी एसेंशियल फ़ोन्स के नाम से, एसेंशियल फ़ोन ने ये लॉन्च किया था अपना फर्स्ट मॉडल PH1। सो उन्होंने भी इसी तरह किया था कि जहाँ बैक एंड पे हमारी फ्लैश लाइट और कैमरा होती है वहाँ उन्होंने 2 स्लॉट बना दिए थे, और वहाँ कोई भी आपके पास कह लें कि एक्सटर्नल गैजेट वगैरह आप वहाँ अटैच कर सकते थे, मसलन कैमरा वगैरह के लिए, या फिर जो है लेट्स से कुछ और एक यानी कि फ्लैश लाइट वगैरह, यानी कि इस तरह के कुछ गैजेट्स वगैरह आप कर सकते थे। वो भी खैर फेल हुआ। सो उन्होंने क्या किया कि जब प्रोजेक्ट कंट्रोल में उन्होंने देखा कि जी प्रोजेक्ट ऑफ ट्रैक जा रहा है और ये तमाम जो हमारे 4 रिसोर्सेज हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे, सो उन्होंने मैकेनिज़्म देखा जी प्रोजेक्ट कंट्रोल में अब हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जी हम जो है प्रोजेक्ट जो है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर जो लॉन्च है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अभी आप देखिएगा बिल्कुल यही जिस तरह अभी जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर था जो हुआवे को चिप्स बेसिकली प्रोवाइड करता था, TMSC आई थिंक उस फर्म का नाम। सो उन्होंने जो है सैंक्शंस जो भी चाइना की और USA की ट्रेड वॉर चल रही है उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। सो उसकी वजह से जो हुआवे ने अपना नया फ़ोन लॉन्च करना था, आई थिंक P40 था, आई थिंक वो अब जो है डिले हो गया उसकी वजह से। सो ये तमाम फैक्टर्स बेसिकली होते हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल जब आपके प्रोजेक्ट कंट्रोलर जब ये चीज़ें देख रहा था तो तमाम रियल टाइम में तमाम चीज़ों को मोनीटर कर रहा था कि अब इसमें बैक एंड पे जो वेंडर है, यानी कि जो हमने यहाँ डिस्कशन किया, अगर हम पीछे चलते हैं यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोलर जो है वो एसोसिएटेड किन किन के साथ लिंक था, वो वेंडर्स के साथ भी लिंक था, वो टेक्निकल टीम लीड के साथ भी लिंक था। जब इन्होंने देखा कि जी वेंडर की तरफ से वर्ड नहीं आ रहा, सो प्रोजेक्ट कंट्रोलर ने डायरेक्टली वहाँ जो है इन्फॉर्म किया प्रोजेक्ट मैनेजर को जो भी उस प्रोजेक्ट का था, और उसने जो है इस प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड कर दिया या फिर उसकी जो लॉन्च है वो हॉल्ट कर दी। सो इस तरह जो है ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वर्कआउट काम करते हैं। ओके, सो उसके बाद जो है लेट से अगर आपके पास जो है यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह जो है हमने यहाँ से कोई एक्शन ले लिया रिसोर्सेज का, सो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो ऑन ट्रैक आ जाएगा। सो बेसिकली हम कैसे मेजर कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं कि वॉज द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, हाउ कैन वी टेल। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब हम ये रिसोर्सेज वगैरह अप्लाई करते हैं और हम चूँकि कॉन्टीन्यूस जो है हम मॉनिटरिंग और कंट्रोल के अंदर हैं, जो प्रोजेक्ट कंट्रोल है उसके अंदर हम कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक इनफाइनाइट लूप है। सो
हम जब भी हमने करेक्ट डेविएशंस हमने अप्लाई की, हम दोबारा मॉनिटरिंग में जाएंगे और हम दोबारा लूप करेंगे। ये लूप स्मूथली रन कर रहे हैं और टाइमलाइंस वगैरह कॉस्ट के मुताबिक हम जो है बिल्कुल एट पार आ चुके हैं। सो इसका मतलब है कि जो चेंजेस थी दोज आर सक्सेसफुल, या फिर प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है दैट वाज सक्सेसफुल। ओके, सो आगे चलते हैं जी। जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम 5 चीज़ें हम कवर करेंगे कि फर्स्ट वन, हाउ कैन वी टेल व्हेन प्रोजेक्ट कंट्रोल इज़ नीडेड। उसके बाद व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, एंड फाइनली कुछ इश्यूज होंगे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कंट्रोल। सो पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं कि जी हाउ कैन वी टेल व्हेन प्रोजेक्ट कंट्रोल इज़ नीडेड। सो जनरल जो है कह लें कि ये चार्ट जो है आपकी बुक से ही बनाया गया है। 2 तरह के क्लूज़ आपको मिल सकते हैं। एक जनरल क्लूज़ हैं, एक स्पेसिफिक क्लूज़ हैं। जनरल क्लूज़ के अंदर कॉस्ट, टाइम है, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी है। स्पेसिफिक क्लूज़ के अंदर प्रिमिटिव इंडिकेटर्स हैं और कुछ और इंडिकेटर्स होंगे। अच्छा, इसको भी हम स्टार्ट करने से पहले एक डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत पेश क्यों आई। देखें, होगा क्या, होता है कुछ ऐसे कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल इन ऑल एक जो है एक अथॉरिटिव एक बंदा होता है जिसने एक माइक्रो लेवल पे जाके उसने बंदों को मैनेज करने, इनके सुपरवाइज़र हो सकता है, उसके नीचे जो लेबर है वहाँ तक उसका इंटरेक्शन होता है, उसने वहाँ से लोगों से काम लेना है। और फिर एक फील्ड नहीं है। लेट्स से अगर मैं एक साइट की बात करूँ, सो साइट में देखें सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है। अगर जो कंस्ट्रक्शन का कंसल्टेंट है या CDA वगैरह है या FDA है, लेट्स से उनसे उसने जो नक्शा जात है उनकी अप्रूवल भी लेनी है, टेस्टिंग वगैरह करनी है, आर्किटेक्ट को इन लूप उसने रखना है, उसने जो कंसल्टेंट है उसको इन लूप रखना है, उसने FDA या CDA वगैरह जिस तरह है उसको इन लूप रखना है। उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही है दरमियान में उसने मटेरियल्स को इन लूप रखना है। उसके बाद उसने अपनी हायर मैनेजमेंट को इन लूप रखना है। उसके बाद अगर कोई साइट पर विज़िट करने आ रहा है उसको उसने केटर करना है। उसके अलावा आप कह लें कि जब थोड़ी सी मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसमें HVAC आ जाता है, फायर फाइटिंग आ जाता है। सो इतने जब चीज़ों को उसने जब कवर करना है सो वो हर एक चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं रख पाता है। लाजमी बात है, इंसान है, जो भी इंसान है ही इज़ बाउंड टू मेक सम मिस्टेक अगर आप उसे ओवर एग्जॉस्ट कर देंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि उसकी वजह से उसकी तवज्जो हो सकता है कि टाइमलाइंस पे और कॉस्ट से जो है वो हट जाए, यानी कि उस पर फोकस ना कर पाए। सो इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक प्रोजेक्ट टीम भी होती है और प्रोजेक्ट टीम के अंदर कह लें कि एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर एक होता है जो कि रिपोर्ट कर रहा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, और वो सिर्फ उसका काम ये होता है कि उसने कॉस्ट को देखना है और स्केड्यूल को देखना है और उसके हिसाब से उसने देखना है कि जी ये टाइम जो है ये टाइमलाइंस हमारी मीट हो रही हैं, डेडलाइंस मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। उसने प्रोजेक्ट टीम को अगर कोई भी इशू आ रहा है उसने प्रोजेक्ट टीम को इन्फॉर्म करना है कि जी यहाँ इस पॉइंट पर लेट्स से आप कह देते हैं कि जी हमने अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमने पाइपिंग वगैरह करनी है, ठीक है, फॉर वाटर एंड सैनिटेशन एटसेट्रा, ठीक है, सीवरेज वगैरह की। अब वहाँ उसमें कुछ डिलेज आ रहे हैं, वो जैसे ही डिले आएगा वो देख रहा है कि जी ये तो डेडलाइन नज़दीक आ रही है, वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल, वो फ़ौरन मीटिंग एक कॉल करेगा। जो भी एक डेली मीटिंग होती है, नॉर्मली जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर डेली के डेली भी मीटिंग होती है। सो उस मीटिंग में वो बताएगा कि जी हम इस पॉइंट पे हम लेट हो रहे हैं। वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करेगा किसी अपनी प्रोजेक्ट टीम में किसी बंदे को कि जी आप इसको देखो, या वेंडर को कॉल करेगा कि जी ये मटेरियल क्यों नहीं आ रहा है, या सुपरवाइज़र को पूछेगा कि जी क्या मसला है। सो उसको वहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। सो इस वजह से बेसिकली प्रोजेक्ट कंट्रोल की हमें ज़रूरत होती है और प्रोजेक्ट कंट्रोलर की इस वजह से रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली कुछ प्रोजेक्ट्स पे नहीं भी होता, ऑल इन ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, बट लाजमी आता है उसमें फिर बाकी इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। सो जनरल क्लूज़ पे आ जाते हैं कि जी वाई प्रोजेक्ट कंट्रोल इज़ नीडेड। सो परफॉर्मेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि जी कुछ लेट्स से अगर आपके पास अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर आप देखते हैं कि जी इनसफिशेंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है, क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रॉब्लम अगर, ठीक है, कोई इस तरह का सिनेरियो बन गया है कि लेट्स से अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये देखा गया है कि आप लेट्स से लेंटर वगैरह डाल देते हैं मगर लेट्स से एक ही बारिश आई है तो कहीं से कॉन्टीन्यूस सीपेज शुरू हो गई है। अब वो नहीं समझ आती कि यार ये कैसे हो सकता है। सो अब बेसिकली ये क्वालिटी से रिलेटेड एक इशू आ गया और क्वालिटी प्रोजेक्ट कंट्रोलर की उस तरह जो है जिम्मेदारी नहीं लाजमी तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने देखना है, बट वहाँ उसकी वजह से
टाइमलाइंस आपकी हर्ट हो रही हैं कि हमने अगर लेट्स से एक फ्लोर पे लेंटर कंप्लीट करना था, वो टाइमलाइन अब डिस्टर्ब होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ कॉस्ट का इशू आ रहा है, सो उसने फ़ौरन प्रोजेक्ट मैनेजर को आगाह करना है इसमें। ऑनर या क्लाइंट रिक्वायर्स चेंजेस इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, हो सकता है कि रूम वगैरह कहीं चेंज करने, एलिवेशन वगैरह चेंज करनी हो, तो उससे भी जो है लाजमी बात है यहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इंटरफंक्शनल कॉम्प्लिकेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स अराइज रिसोर्सेज रिलेटेड, ठीक है। अक्सर ऐसे हो सकता है कि आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा हो, सो वहाँ कुछ रिसोर्सेज की या कॉन्फ्लिक्ट बन जाए कि वहाँ भी एक बंदे की रिक्वायरमेंट हो और आपको भी रिक्वायरमेंट हो, उसको कैसे मैनेज करना, सो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। मार्केट चेंजेस दैट इंक्रीज या और डिक्रीज द प्रोजेक्ट्स वैल्यू, मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही होती है, उसकी वजह से भी जो है आपके पास ये फिनोमेना कर होता है। देखें जितनी भी आपने मार्केटिंग यहाँ देखी होगी कि जी ये फ़लाना प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है, इतने की एडवांस बुकिंग से आप ये प्रोजेक्ट ले ये कर सकते हैं, वो आइए, वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, बेसिकली वो आप लोगों से फाइनेंसिंग ले रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो बैंक से लोन लें और उस पर इंटरेस्ट दें, वो आप लोगों का ही पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर लेट से अब मार्केट में चेंज हो रहा है, आपके पास से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, उस तरफ कैश रिजर्व नहीं है, जब वो फाइनेंस टीम से बात करता है प्रोजेक्ट कंट्रोलर, सो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को आगाह करेगा कि जी वो प्रोजेक्ट हमें ये टाइमलाइंस हमारी डिस्टर्ब होने जा रही हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह बैकएंड पे रिसोर्सेज नहीं है, सो हम उसके हिसाब से जो है इसको लेके चलना है हमने। सो ये बेसिकली उतार चढ़ाव जो होते हैं इसकी वजह से भी ये परफॉर्मेंस जो है कह लें कि ये इशू अगर हो सकता है। या फिर जो है प्रोजेक्ट में कंट्रोल की हमें उस वक्त ज़रूरत हमें महसूस होती है जब कॉस्ट रिलेटेड कोई इशूज़ हों, लेट से टेक्निकल डिफ़िकल्टीज दैट रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीजेज, ठीक है। लेट से आप एक जगह लेट से एक होटल की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और आपको पता लगता है कि जी जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ लेट से कि एक सिंपल हॉल था, उसको आप डिवाइड करके आपने 2 डिफरेंट हॉल्स बना देने हैं फॉर मसलन सिंपल जो है मल्टीपर्पज़ हॉल जिस तरह होते हैं, सो इस तरह के कुछ आ सकते हैं, ठीक है, इश्यूज़ आ सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क आपका इंक्रीज़ हो जाता है, सो उससे टाइमलाइंस डिस्टर्ब होंगी, कॉस्ट वगैरह उसमें जो है वेरी करेगी। बिड अमाउंट इज़ टू लो, अच्छा ये जो फिनोमेना ये मैंने खुद अकर होते हुए देखा अपने, यानी कि जो मेरे एक छोटा सा एक मेरा कैरियर रहा है, प्रोफेशनल कैरियर, उसमें देखा नॉर्मली आपके हमारे पास होता क्या है कि ना मार्केट बहुत कम्पेटिटिव है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स आपके पास बहुत कम आते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली कंपनीज़ क्या करती हैं कि प्रोजेक्ट ले लेती हैं, ठीक है, यानी कि आपको सुनहरे बाग दिखा के क्लाइंट को कि जी ये प्रोजेक्ट जो है हम ये कर देंगे, ऐसे या वैसे है, प्रोजेक्ट आ गया। जब प्रोजेक्ट आ जाता है ना, सो रिसोर्सेज उस तरह एलोकेट नहीं करते। मसलन लेट से अगर एक कमिटमेंट हुई थी कि जी यहाँ 40 लेबर जो है काम करेगी एक प्रोजेक्ट पे, और आप वहाँ मुश्किल से आप 5 या 7 लेबर आप सिर्फ अपॉइंट करते हो, क्यों? क्योंकि आपने जो है वो बिल्कुल लॉस में वो प्रोजेक्ट उठाया था, बट टू रिमेन रेलेवेंट इन द मार्केट आपने उठाया था। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं, बल्कि इनफैक्ट हर जगह ही होते हैं। सो उसमें क्या होता है कि फिर आपका जो काम की स्पीड है वो लो हो जाती है। वो बेसिकली यही होता है कि जो है ताकि क्लाइंट के साथ दोबारा फिर मीटिंग की जा सके, फिर क्लाइंट से जो है उसको फोर्स करते हैं, लाजिम होता है उसकी तो टाइमलाइंस या फिर उसका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो रहा होता है, सो वो मजबूरन जो है उसने इसको जो है करना होता है, ठीक है, वहाँ, या फिर उसकी बात पे कॉस्ट से रिलेटेड मैटर में जो है उसने होना होता है। बल्कि मैं आपको यार एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। ये बेसिकली एग्जांपल है नर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, एक आपने खबरों में देखा होगा कि इन्होंने बनाया। सो उसका ये प्रोजेक्ट था, हमने भी खैर बिडिंग की थी, जो मेरी फर्म थी और कुछ और 2 कंपेटिटर्स भी थे। सो हुआ कुछ ऐसे कि जो हमारे जिस बंदे ने, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रोजेक्ट जीता, उन्होंने मार्केट वैल्यू यानी कि जो हमारी वैल्यू थी और जो हमारे कंपेटिटर्स की वैल्यू थी, वी वर लेट्स से अराउंड तकरीबन आप कह लें कि 36 करोड़ 37 करोड़, यानी कि इस रेंज में 36 करोड़ 50 लाख, यानी कि इस रेंज में हम लोग थे, 36 से 39 था आई थिंक। बट जो प्रोजेक्ट जो विन किया गया वो था तकरीबन 32 लाख के ऊपर, ठीक है। बेसिकली रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि जी जो HVAC या एयर कंडीशनिंग का जो इक्विपमेंट होगा वो आपके पास चाइना से नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि हम आपको ये मलेशिया और थाईलैंड से हम आपको ये ला के देंगे। ओके, वो बात होगी। अब हुआ क्या कि जो डायरेक्टर था नस्ट का, वो हो रहा था रिटायर। इन्होंने काम जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया, उन्होंने काम कर दिया स्लो। सो उससे हुआ क्या कि मजबूरन जो है, जब उन्होंने देखा कि जी ये डायरेक्टर भी रिटायर, उन्होंने कहा कि जी इस तरह तो ये हमारे पास डिले आ रहा है, ये है तो वो है, हमारे पास जो है ना सेकंड ऑप्शन अवेलेबल, हम चाइना से ये फ़लानी कंपनी के यूनिट से मंगवा लेते हैं, जो कि उनकी अपनी कंपनी ही है एक तरह से। सो उन्होंने मजबूरन जो है उन्हें वो प्रोजेक्ट पूरा स्कोप चेंज करके उन्हें वो चाइना से उन्होंने इक्विपमेंट लगाए
और जो है वो प्रोजेक्ट चालू किया, जिसका आई थिंक बाद में फवाद चौधरी पता नहीं इमरान खान भी गया था उस इफ्तिताह में। सो बेसिकली द थिंग इज़ के ये भी एक बेसिकली एक कह लें कि एक तरह से चीप टैक्टिक्स भी होते हैं मार्केट में, बट ये हमारे पास प्रेटी कॉमन है पाकिस्तान में। सो वहाँ जो है अगर लेट से अब आपके पास बिड अमाउंट कम है या फिर ऐसे भी हो जाता होता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये तो खैर एक मैंने आपको मेल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, मगर रियल टाइम में ऐसे भी हो जाता है कि जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं ना और कुछ स्कोप होता है अनक्लियर। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जी आपने एक जगह पे आपने जो है इंस्टॉलेशन आपने करनी है कि इक्विपमेंट की, और आपको ये कहा जाता है कि जी आपने वायर्स भी इंस्टॉल करनी है, वायर्स भी आपने लगानी है। अब आप वो सारा कुछ कर लेते हैं और वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। जब आप वहाँ ऑन साइट जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वायर्स के साथ साथ हमें डीबी भी लगानी पड़ेगी। डीबी होता है डिस्प्ले, आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, या फिर जो सिंपल जहाँ अपने सारे घर में ब्रेकर वगैरह जो लगे होते हैं उसको हम डीबी बोलते हैं। तो वो डीबी भी आपको बनानी पड़ेगी, हालांकि वो स्कोप में नहीं थी। अब उसमें क्या हुआ कि अब आपने वायर की जो है लेट से कह लें कि अब वायर जो साइजेस लगेंगे, आपने वायर की साइजेस आपने एस्टिमेट डाला कि जी लेट से हमारे जो इक्विपमेंट है वो इतनी बिजली कंज्यूम करेगा, सो ये वायर के साइजेस होंगे, सो इस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा। बट आप वहाँ देखते हैं कि जी वहाँ कुछ अलाइड इक्विपमेंट भी है, उसको भी आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे लाना है। सो ड्रास्टिकली यानी कि अनएक्सपेक्टेड बेसिकली प्राइस हाइक होता है, जिसको आपने बिड अब मनी के अंदर कवर नहीं किया होता। सो उस केस में जो है फिर आपका जो है वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रोजेक्ट को कंट्रोल करें, देखें कि जी कहाँ से कॉस्ट कटिंग हो सकती है और कहाँ हम फिर इसको कवर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है अगर लेट से रिपोर्टिंग ऑफ मॉनिटरिंग रिजल्ट्स इज़ पुअर या फिर लेट हो रही है, सो उस केस में भी जो है कॉस्ट से रिलेटेड ये मैटर लाजिम बात होते हैं। प्रोजेक्ट बजटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लोज नॉट डन राइट, कुछ जो है एम्बिग्यूटी बीच में है, वहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। चेंजेस इन मार्केट प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक और यही एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से वी हैड टू कोट समवेयर, एक टेंडर में हमने पार्टिसिपेट करना था और एक दिन पहले ही, यानी कि लेट्स से अगर ट्यूसडे को जो है वो टेंडर ओपनिंग है, सो मंडे को क्या हुआ कि जैसे ही दिन स्टार्ट हुआ डॉलर जो है आपका अचानक 124 से इंक्रीज़ हुआ और 140 पे चला गया। सो डैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने वाकई नोट किया कि जिस तरह डॉलर बढ़ता है सो मार्केट में अनसर्टेनिटी या फिर ये किस तरह बेसिकली आपके पास होता है। और वो हुआ क्या, उसका एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी वेंडर्स थे जिन्होंने हमें प्राइसेस दी हुई थी अपने अलाइड इक्विपमेंट की, वो अपनी कोटेशन से अपनी इनवॉइस से बैक ऑफ करके कि जी डॉलर में प्राइस चेंज हो गई है, हम आपको इन पुरानी प्राइसेस के ऊपर कोट नहीं कर सकते। और इनफैक्ट वो नई कोट भी नहीं कर रहे थे, यानी कि आपको नई प्राइसेस भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि दे वर अनसर्टेन कि आपके पास डॉलर जो है वो कहाँ जाके जो है बेसिकली रुकता है। सो ये बेसिकली कह लें कि अभी आप स्टूडेंट लेवल पे जो है आपको शायद ये ना अंदाज़ा हो, बट जब आप एक प्रोफेशनल कैरियर या प्रोफेशनल लाइफ में या फिर इससे रिलेटेड किसी मार्केट में आप जाएंगे, सो आप खुद ये नोट करेंगे कि डॉलर की प्राइस में बेशक जो है रुपये 2 रुपये भी इजाफा हो, ये तो खैर बहुत बड़ा ही जंप था। सो अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ती है और जिसका जो है नुकसान फिर आपको जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है। खैर एनीवेज, सो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है कह लें कि हमें प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है और प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है उसको फिर हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। ये बेसिकली जो है एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो है यहाँ कॉस्ट के अकाउंट्स और कॉस्ट की डिटेल्स है कि जी उसके जो है उसकी डिस्क्रिप्शन है और जो है आईडीज़ हैं उसकी, उससे रिलेटेड लिखा हुआ कि जी ये इन प्रोजेक्ट्स पे जो हमारे एक्सपेंसेस अकर हो रहे हैं। उसके अलावा ये बेसिकली एक पर मंथ प्लान है फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है अमाउंट इन जो है उसको मेंशन किया गया कि जो जून में पेमेंट आ रही है, और उसके अलावा जो आउट हो रही है इसमें उनको अलग-अलग से मेंशन किया। लेट्स से परचेजिंग है, उसके बाद ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। सो उनको यहाँ मेंशन किया। ये कंप्लीट जो है बेसिकली लेजर है आपके पास, एक कैश फ्लो जो है प्रोजेक्ट प्लान है फॉर द मंथ, ठीक है। द होल अमाउंट मस्ट बी रिवर्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द मंथ टू द एंड, ठीक है। सो बेसिकली जो है आपके पास यहाँ कह लें कि जो पेमेंट बेसिकली यहाँ कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो आपके पास जो भी आपने जो है इन आपके पास हो रही है जो भी सब कुछ है वो अपने तमाम रिजर्व करके आपने
मंथ के एंड पे आपने जो है वो मेंशन आपने कंप्लीट आपने करना है कि जी इन इतना आउट इतना लेट्स से। ओके, उसके बाद जो है टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको जो है कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं दैट रिक्वायर मोर टाइम टू सॉल्व, लाइक इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या फिर गैस कनेक्शन। गैस कनेक्शन में बेसिकली जो है हमारे पास क्या इशू आता है एट टाइम्स के इनके जो है कोटाज होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आपने एक जगह पे जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना है, सो इन्होंने जो है लेट्स से डिसाइड किया होता है लेट्स से 50 कनेक्शन हमने इसी विसिनिटी में देने हैं या 100 देने हैं लेट्स से। सो जब अगर आपने जो है लेट्स से एप्लीकेंट्स अगर 150 भी हो जाए, उन्होंने वो पहले 100 जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने उसको जो है कर देना है, और जो नेक्स्ट 50 होंगे वो नेक्स्ट ईयर पर चले जाएंगे। सो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। सो वहाँ आपको प्रोजेक्ट कंट्रोल की अब ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज़ हो सकता है, जिस तरह जो है बहरिया कराची का जो प्रोजेक्ट था वहाँ जो है कह लें कि इनिशियली हमारे पास एक अंडरपास बना था मगर वहाँ उन्हें 3 बनाने पड़े, तो इसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड यूटिलिटीज़ नीडिंग रिलोकेशन, ठीक है। मसलन जो है आपके पास कुछ भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम अकर हो सकती है कि आपको अपने रिसोर्सेज को रिलोकेट करना पड़ सकता है, या फिर टास्क सीक्वेंसेस नॉट डन राइट, ठीक है। यानी कि आपने जो काम बाद में होना था वो आपने पहले कर दिया है, सो उसकी वजह से भी इशू आ सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट अनअवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है। रिलोकेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्राइक हो सकती है या फिर मशीन इक्विपमेंट आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। की प्रीसीडिंग टास्क वर नॉट कम्प्लीटेड ऑन टाइम, अगर पिछले जो टास्क थे आपके WBS में अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए, सो लाजमी बात है वो टाइम कंस्ट्रेंट वहाँ आएगा और वहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत आपको महसूस होगी। सो प्रोजेक्ट कंट्रोल फिर लाजमी बात है इसको मोनीटर करेगा और हम इसको डिफरेंट एक्शन से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्पेसिफिक क्लूज भी होते हैं, ठीक है। लाइक जो है आपके पास यहाँ प्रिमिटिव इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, या फिर कह लें कि बड़े एक जनरल किस्म के इंडिकेटर्स हैं। यानी कि सिंपली अगर आपके पास एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर टेकिंग लॉन्ग देन प्लान्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जो है वो आपके पास हायर आ रही है देन एक्सपेक्टेड, सो ये बड़ा जनरल इंडिकेटर है कि जी आपको जो है यहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। बट इसका नुकसान क्या है कि कह लें कि हम ये नहीं इसमें देख रहे कि क्यों ये बेसिकली लॉन्गर देन प्लान्ड क्यों ले रहा। हो सकता है कि हमने जो है, या फिर एक और इशू ये भी हो सकता है कि जी मोर रिसोर्सेज और लेस रिसोर्सेज हैव बीन प्लान्ड, ठीक है। सो बेसिकली इसकी वजह पे हम नहीं आते, वजह क्यों है, प्रिमिटिव क्यों है, ठीक है। हम इसमें ये कंसिडर नहीं कर पा रहे कि जो प्रोग्रेस में बी ओवर एस्टिमेटेड और अंडर एस्टिमेटेड ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ अनस्केड्यूल्ड वर्क डन, ठीक है। हो सकता है आपने कोई अनस्केड्यूल्ड वर्क डन आपने किया हो जो पहले जो है लेट्स से टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर हमने की प्रीसीडिंग टास्क थे जो कि टाइम पर कंप्लीट नहीं हुए थे, उनको अब हमने कंप्लीट कराया, तो लाजमी बात है इस एक्टिविटी में या इस रीजन के अंदर हमें जो एक्सपेंसेस है वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ मोर वर्क ऑफ लो वैल्यू देन एंड लेस वर्क ऑफ हाई वैल्यू, ठीक है। यानी कि हमने बाकी एक्टिविटीज़ हमने काफ़ी करा दी हैं, बट जिनकी ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो कम थी और जिनकी कॉस्ट ज़्यादा थी जिन टास्क की वो हमने नहीं कराया। सो उसकी वजह से ये एक जनरल बेसिकली एक अलार्म जनरेट हो सकता है। जो अलार्म जनरेट हुआ तो उसकी ये वजूहत हो सकती हैं, बट ये बेसिकली उस तरह का स्पेसिफिक क्लू नहीं है कि जी आपको प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। हाउएवर इट इज़ रिकमेंडेड, बल्कि हर जगह ही ये यूटिलाइज होता है, बट ये बेसिकली प्रिमिटिव जो हमारे पास क्लूज हैं उसके हवाले से। ओके, उसके अलावा जो है यहाँ हमने स्टार्ट में बात किया था कि आपके पास जो है कुछ अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। अदर इंडिकेटर्स में बेसिकली यही है कि अगर आपके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अगर एग्जॉस्ट हो रहा है और वो नहीं कर पा रहा काम, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कुछ डेडलाइंस मीट नहीं हो रही या क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, सो उस केस में आप जो है यहाँ इंड्यूस करते हैं सिंपली एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर को, प्रोजेक्ट कंट्रोल को। पार्ट 2 पे आ जाते हैं जी, रिसोर्सेज फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल। 4 M's थे हमने डिस्कस किए, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड सप्लाईज, मैन पावर। मनी जो है एज अ रिसोर्स हम बात करें सो डायरेक्ट रिसोर्स नहीं है, रेदर इट इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस द अमाउंट्स और क्वालिटी ऑफ द अदर रिसोर्सेज, ठीक है। लाजमी आता है कैश जो है वो यूटिलाइज होना है, ठीक है, वो इटसेल्फ कोई इस तरह रिसोर्स नहीं है। इक्विपमेंट की बात करें, ऑफन यूज टू ऑगमेंट लेबर इन ऑर्डर टू स्पीड अप प्रोजेक्ट, ठीक है, मशीनरी बेहतर होगी, इक्विपमेंट होगा, सो लाजमी आता है लेबर को इसमें एडवांटेज होगा। एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि लाजमी आता है आपके पास इक्विपमेंट की कॉस्ट वगैरह रनिंग कॉस्ट भी होती हैं,
मे इन्वॉल्व रेंटिंग और परचेजिंग, आपको परचेज करना पड़ सकता हो सकता है आप जो है रेंट पे ये मंगवाएं फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। मटेरियल्स एंड सप्लाईज एज अ project control resource, increase in quality और quantity may be necessary to enhance project control। अगर लेट से आपने क्वालिटी बेहतर करनी है, क्वांटिटी आपने इंक्रीज करनी हो सकता है आपको वहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत पड़े। इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री सिस्टम फॉर मटेरियल्स, इन्वेंट्री आपको बेहतर करनी पड़ेगी, वहाँ भी आपको जो है प्रोजेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब जस्ट इन टाइम की जगह अपने इन्वेंट्री को आपने मेंटेन रखना है, सो वहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैन पावर एज अ रिसोर्स, प्रोजेक्ट डिलेज जो हैं आपके पास से, प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स जो हैं लाइक टाइम डिलेज, एक्सेस कॉस्ट, पुअर परफॉर्मेंस आर पार्शली ड्यू टू द ह्यूमन एलिमेंट या फिर एक्शन और इन एक्शन। लेट से आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, या फिर जो है इनकॉम्पिटेंट है, आपके जो भी वर्कर हैं या स्किल्ड लेबर नहीं है, या फिर कुछ और किसी काम में एग्जॉस्टेड हैं, आप फैसिलिटेट उन्हें नहीं कर रहे, सो कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। इन यूजिंग मैन पावर एज अ टूल फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर एनकाउंटर्स ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने ये तमाम चीज़ों को उसने फेस करना होता है, और इसके बावजूद उसने जो है इसको जो है कह लें कि ही हैज़ टू पुट देम टू गुड यूज़। इसीलिए एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर की ज़रूरत पेश आती है कि वो तमाम उन चीज़ों को देखे और ये ह्यूमन साइकी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कंट्रोल करे, क्योंकि प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है, जो प्रोजेक्ट कंट्रोलर जो है वो सिंपल बाय स्केड्यूल और बाय कॉस्ट इसके हिसाब से वो चल रहा होगा। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिसोर्सेज रिलेटेड होंगे, कुछ जो है हमारे पास प्रोजेक्ट रिलेटेड होंगे। रिसोर्सेज रिलेटेड में हम बात करते हैं, सो मैन पावर रिलेटेड कंट्रोल है, मशीनरी रिलेटेड कंट्रोल है, मनी रिलेटेड कंट्रोल है और मटीरियल रिलेटेड कंट्रोल है। अगर हम मैन पावर रिलेटेड कंट्रोल की बात करें तो इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल भी कहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर लेट से आपके पास जो भी वर्कर हैं और वो सही काम नहीं कर रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर है, सो हम उन्हें ले ऑफ कर सकते हैं या फिर फायर कर सकते हैं। अंडर परफॉर्मिंग स्टाफ को आप जो है जो रिक्वायर्ड स्किल है उसके मुताबिक आप हायरिंग कर सकते हैं, या फिर जो स्टाफ है उसको जिनकी वो एक्टिविटीज़ एक्सपर्टीज़ हैं आप उनको स्पेसिफिक टास्क आप उनको अपॉइंट करते हैं। उसमें इश्यूज़ इसमें यह है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्योंकि इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ने कराना है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको जो है हो सकता है कि इस तरह लिया जाए कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करा रहा है, जो है लेबर उसके खिलाफ यहाँ हो जाती है। उसके बाद जो है लाजमी बात है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ही शुड अवॉइड हैवी हैंडेड एक्शन, ठीक है। कोई इस तरह का कोई क्रिटिकल उसे डिसीजन अपने तय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये इशू यह था कि अगर वो प्रॉब्लम फिक्सिंग में जाएगा, सो बहुत से लोग हैं जो है उस पर फिंगर रेज करेंगे, फिंगर पॉइंट करेंगे, ठीक है। सो ही हैज़ टू फिक्स द प्रॉब्लम्स विदाउट ब्लेमिंग पीपल, ही हैज़ टू जस्ट डू हिज जॉब, गो एज बाय बुक, ठीक है। यानी कि पर्सनल ग्रजेस वो बीच में नहीं लेके आ सकता। इसी तरह अगर हम मशीनरी की बात करते हैं तो मशीनरी को जो है जो इसका प्रोजेक्ट कंट्रोल है, कह लें इसको हम जो है फिज़िकल एसेट कंट्रोल भी कहा जाता है, कि अगर आपके पास कोई अंडर परफॉर्मिंग इक्विपमेंट है तो आप उसको डीकमीशन करें, ठीक है, और उसकी जगह है जो आप कह लें कि आप इक्विपमेंट ले आएँ जो कि प्रॉपर जो है कैपेबिलिटी का है, या फिर वही इक्विपमेंट अगर वो सही है तो उसको रिकैलिब्रेट करें, कैलिब्रेशन की वजह से भी इशू हो सकते हैं। या फिर रीअसाइन स्पेसिफिक इक्विपमेंट टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। लेट से आपके पास एक मशीन है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और आप उसको हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, सो आप उसको इंटेलिजेंटली आप यूटिलाइज़ करेंगे जी इस एक्टिविटी के लिए, इन टाइम ड्यूरेशन के लिए यूटिलाइज़ होगा, वरना दूसरे केसेस में नहीं होगा। इश्यूज़ इसके साथ हैं कि इक्विपमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व सम इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। इक्विपमेंट बेस्ड कंट्रोल ईजियर दैन मैन पावर बेस्ड कंट्रोल, ठीक है। ये कह लें कि इसका जो है सॉर्ट ऑफ एडवांटेज भी है, क्योंकि आपकी एक ह्यूमन से आपका इंटरेक्शन है, ह्यूमन को जो है आपको नहीं करना पड़ता, मशीन एक बेजान चीज़ है, आप उसको जिस तरह मर्जी यूटिलाइज़ करें। सम ट्रेड ऑफ में एग्जिस्ट बिटवीन मैन पावर एंड इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि जहाँ इक्विपमेंट आ जाती है, और जो एक हमारा जो है कह लें कि कंसर्न भी है कि जैसे जैसे इक्विपमेंट आपके पास एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे मैन पावर की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, सो आपको काफ़ी बंदों को ले ऑफ करना पड़ सकता है। सो एक ये भी आपके पास जो है कह लें कि इशू है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता हो सकता है कुछ स्किल्ड लेबर को या फिर कुछ हार्ड वर्किंग पर्सनल्स को आपको लेट गो करना पड़े। सो ये बेसिकली इसका जो है ड्रॉबैक है। उसके बाद मनी पे आ जाते हैं। मनी जो है डैट इज़ द फाइनेंशियल रिसोर्स कंट्रोल, ठीक है। लाजमत है हमने बात की थी यहाँ पीछे के ये उस तरह डायरेक्ट रिसोर्स नहीं है, ठीक है। ये यहाँ नॉट अ डायरेक्ट रिसोर्स, रादर इट इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द अमाउंट और क्वालिटी ऑफ द अदर रिसोर्सेज। सो
अगर हम मनी के ऊपर आ जाते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज फाइनेंशियल रिसोर्स कंट्रोल। इसमें हम क्या अब देखेंगे, ये देखेंगे जी हाउ मच मनी शुड बी स्पेंट, हाउ शुड इट बी स्पेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर इन केस में जो है प्रोजेक्ट अकाउंटेंट के साथ जो है वो लिंकअप उसको जो है कोऑर्डिनेट करेगा, और प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर जो है उसके साथ जो है वो लाइजन करेगा और इसको देखेगा कि जी हम अमाउंट को किस तरह हमने स्पेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास मटेरियल्स के बारे में, अगर लेट से हमारे पास जो है यहाँ हम प्रोजेक्ट कंट्रोल में हम मटेरियल्स को कह लें कि हम कैसे रीअलोकेट वगैरह कर सकते हैं रिसोर्सेज के, उसमें यह है कि हम सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स को हम लेट को कर डिसकंटिन्यू कर दें और न्यू वेंडर्स देखें या फिर बेहतर क्वालिटी के मटेरियल देखें, ठीक है। इसको जो हम देखें, नॉर्मली ये काम जो है बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट का आपका कंसल्टेंट होता है ये बेसिकली उसकी ज़िम्मेदारी होती है, और वो जो है इसको बिल्कुल कह लें कि अपने अंडर हिज वॉच जो है आप कह लें कि इसको वो रखता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। ओके, उसके बाद जो है कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑप्शंस भी होती हैं, ठीक है। वही जो हमने पहले बात की थी कि आप प्रोजेक्ट साइज़ आप कम कर दें अगर लेट से वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, या फिर जो है आप प्रोजेक्ट का स्कोप आप चेंज कर दें, क्या उससे जो है प्रोजेक्ट जो है आप ये फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेट से आपने अगर एक काम करना है, आपने प्लम्बिंग का आपने काम किया, अब फायर फाइटिंग जो है आपके स्कोप में नहीं आ रहा है, टाइमलाइन नहीं मीट कर पाएंगे, आप जो है वहाँ सिंपल आप कह देते हो कि जी हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जो है दस्तबरदार हो जाते हैं आप स्कोप से, एट टाइम्स ऐसे भी होता है। या फिर अगर लेट से अगर आपका अपना ही प्रोजेक्ट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सिंपली इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर ये वायबल नहीं है। उसके बाद जो है पार्ट 4 के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल। इसमें जो है हमारे पास ये 3 टाइप्स होंगी, एक साइबरनेटिक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद गो या फिर नो गो है, इसको देख लेते हैं, और पोस्ट कंट्रोल है। सो हम स्टार्ट करते हैं साइबरनेटिक से। साइबर मीन्स टू स्टेयर और हेल्समैन कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में अ पर्सन हु इज स्टेयरिंग, यानी कि अगर शिप का जो जिसको हम कहते हैं कि मल्लाह जो है जो इनके बेसिकली शिप को स्टेयर कर रहा है, सो डैट इज़ हेल्समैन, ठीक है। सो बेसिकली साइबरनेटिक का मतलब यही है कि आप जो है इसको स्टेयर करते हुए लेके जा रहे हैं कंट्रोल मैकेनिज्म को। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये होती हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। A transdisciplinary या फिर multidisciplinary approach for exploring regulatory system, their structure, constraints and possibilities, ये basically cybernetic है। The scientific study of control and communication in the animal and the machine, ठीक है, यानी कि आपने कम्युनिकेशन भी है और आपने कंट्रोल भी करना है उनको। सो बेसिकली ये, और कंट्रोल के हवाले से ये कहा जाता है कि कंट्रोल ऑफ एनी सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट फॉल्स अंडर साइबरनेटिक। Cybernetic is concerned with the study of system of any nature which are capable of receiving, storing and processing information so as to use it for control. So कैसे होता है आगे देख लेते हैं हम। लेट्स से ये अभी हमारे पास एक जो है मैकेनिज्म है जहाँ आपके पास इनपुट्स मौजूद हैं, आपके पास प्रोसेसेस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, और आपके पास एक आउटपुट्स आपके पास आ रही हैं, या फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट की टर्म में हम उनको माइलस्टोन्स बोलते हैं। अब वो जो माइलस्टोन्स हैं उनको आपने सेंस करना, देखना है कि आया जो है हम अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहे हैं, या जो माइलस्टोन है वो हमने एक्चुअली अचीव किया भी है कि नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया। सो उसके लिए आप कह लें कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा, या आप उसे कह देते हैं कि जी लेट से वो सेंसर है। अब वो सेंसर क्या करेगा कि वो जाएगा यहाँ कंपैरेटर में, और यहाँ वो कंपेयर करेगा ऑलरेडी अवेलेबल स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर तो जो है लेट से वो स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल कंप्लाई कर रहा है तो वो बिल्कुल लूप फिनिश हो जाएगा, इसका मतलब माइलस्टोन अचीव हो गया। अगर लेट से वो इफ़ इट डज़ नॉट मेजर अप टू द स्टैंडर्ड, वो क्या करेगा कि इफेक्टर एंड डिसीजन मेकर, यानी कि ये वहाँ अब सिग्नल देगा या फिर पॉइंट आउट करेगा कि जी यहाँ हमारे पास ये चीज़ें मिसिंग आ रही हैं। सो अब वो मिसिंग आ रही हैं, सो हम क्या करेंगे, इसको जो आपके बुक में जो है इसको कहा गया डैट इज़ नेगेटिव फीडबैक लूप, यानी कि हम इसका जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इसको काउंटर करने के लिए हम एक और प्रोसेस चलाएंगे ताकि जो है हम इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकें। यानी कि उसका तो जब वो नेगेटिव फीडबैक लूप कह लें कि जब वो चलेगा, लाजमी बात है वो इसको जो है दोबारा जब सेंसर में दोबारा जब जाएगा तो वो जब सेंस करेगा कि ये कंपैरेटर के थ्रू के स्टैंडर्ड मीट हो रहे हैं, सो इसका मतलब है कि माइलस्टोन अचीव हो गए हैं।
मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं। सिस्टम आउटपुट मॉनिटर बाय सेंसर, अभी हमने डिस्कस किया। सेंसर मेजरमेंट ट्रांसमिटेड टू कंपैरेटर और मेजरमेंट कंपेयर्ड विद प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड सेंड टू डिसीजन मेकर, और इफ़ डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इज़ टू लार्ज सिग्नल सेंड टू अफेक्टर। यानी कि बेसिकली दोनों केसेस में जो है आपके पास अफेक्टर डिसीजन मेकर दोनों के पास जा रहे हो, बोथ जो है वो सेम काम ही करते हैं और जो है इसको करते हैं। सिंपल इसमें यह है कि अगर जो है आपके पास यहाँ अगर तो डेविएशन कुछ कम है सो वो बेसिकली डिसीजन लेके हो सकता है कि हम उसको कवर कर सकें नेक्स्ट फेज़ के अंदर। ये कुछ जो है हम सिंपल जो है अप्लाई करके हम कहने के लेबर वगैरह लगा के कोई टास्क जो है वो काउंटर करके हम उसे कर सकते हैं। बट अगर लेट से डेविएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि बहुत से टास्क मिसिंग है, सो हो सकता है आपको स्पेसिफिकली उस पर ही तमाम रिसोर्स एलोकेट करने के हम उसको करें। सो बेसिकली वहाँ अफेक्टर के ऊपर जो है ये आपके पास आएगा। लेट्स से ये अब जो हमारे पास मैकेनिज्म है जो भी हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम, जिसमें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके पास फिक्स्ड हैं। लेट्स से आप ये समझ लें कि जिस तरह एसी है उसका अपने थर्मोस्टेट आपने रख दिया कि जी हमें तमाम अराउंड द क्लॉक हमें यानी कि 365 डेज ईयर हमें 21 डिग्री सेल्सियस हमें जो है रूम का टेम्परेचर चाहिए। सो जैसे ही डेविएट करेगा सेंसर हमें बताएगा, ठीक है। सो वहाँ अब जो है हमने इसको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम आ जाता है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास सिंपल क्या होता है कि बाकी मैकेनिज़्म बिल्कुल उसी तरह ही, मगर स्टैंडर्ड्स में जो है हमारे पास एक प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज हैं या फिर हमारे पास एक रेंज वगैरह हमें गिवन होती है, यानी कि स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। यानी कि इसमें स्टैंडर्ड जिस तरह मैकेनिज्म में आप देखें यहाँ मेंशन भी है कि स्टैंडर्ड्स आर नॉट फिक्स्ड बट द मैनर द चेंज इज़ फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि किस तरह बेसिकली वो चेंज हो रहे हैं। लेट्स इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल समझने के लिए यही है कि अगर हम एसी की ही एग्जांपल लेते हैं तो आपने रूम टेम्परेचर विंटर के अंदर आपने कह दिया कि जी हमने यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए रूम टेम्परेचर और हमें 18.5 सेल्सियस चाहिए समर के अंदर। अब अगर समर के अंदर जो है 21 होगा तो हमारे पास जो है फैक्टर डिसीजन मेकर उसके पास जो है ये रिस्पॉन्स जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जांपल जो है आप कह लेंगे रोबोट इंस्टॉलेशंस वगैरह या फिर ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम जो होते हैं उनमें ये मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा होता है आपके पास। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ थर्ड सिस्टम है जो कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम। ज़्यादातर जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो इसी सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। सेम एज डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर साइबरनेटिक सिस्टम बट स्टैंडर्ड्स आर नॉट फिक्स्ड बट आर वेरिएबल, ठीक है, स्टैंडर्ड्स वेरी करेंगे बेस्ड ऑन सिचुएशन। ऑल्सो द मैनर द चेंज इज़ वेरिएबल बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्शियसनेस, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। लेट्स से इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ आप देख लें अगर हम प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें सो प्रोजेक्ट हैज़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। आउटपुट जो है वो हमारे पास किसी भी फॉर्म में हमारे पास हो सकती है, माइलस्टोन्स की फॉर्म में हो सकती है जो कि हमने मीट करने होते हैं प्रोजेक्ट्स में। माइलस्टोन्स कह लें या फिर आप कह लें कि माइलस्टोन्स को आप यूँ समझ लें कि हमने कोई अचीवमेंट हमने जो है कह लें कि अचीव किया या हमने एक इम्पॉर्टेंट एक संगे मील हमने लेट्स से जिसे हम कहते हैं कि अबूर हमने किया। सो बेसिकली हमारे पास होगा क्या कि जो साइबरनेटिक कंट्रोलर डैट फोकसेस ऑन द आउटपुट, ठीक है, क्योंकि सेंसर या मॉनिटर मैकेनिज्म हमारा उधर है। इफ़ द माइलस्टोन और आउटपुट्स डू नॉट मेजर अप टू द सेट स्टैंडर्ड्स देन द सिचुएशन इज इन्वेस्टिगेटेड टू सी इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज टू चेंज पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सो लाजमत है जो हमने दोबारा फैक्टर डिसीजन में करें हम पैटर्न वगैरह देखते हैं, नेगेटिव हम लूप जो है उसमें चलाएंगे सो उसको कवर अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब एक प्रोजेक्ट है यानी कि हमने एक शोरूम है वो हमने रेडी करना है, ठीक है, यानी कि उसकी एक ओपनिंग डेट उसकी फिक्स्ड है। अब मसला हमारे पास ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग और उसके बाद प्लस्तर रहता है और पेंटिंग रहती है। सो अगर लेट से हम ये बात करते हैं कि जी वायरिंग जो है वो हमारे पास कहीं डिले हो गई, यानी कि जो वायरिंग के लिए पाइपिंग वगैरह होती है हम क्या लेट से क्या हम वो कंप्लीट करें, सो अगर वो जो है डिले हो जाता है सो उसकी वजह से लाजमी बात है आपके पास तमाम स्केड्यूल और एक्टिविटीज़ भी चेंज हो रही हैं क्योंकि तमाम जो है आपके पास ये एक्टिविटीज़ इंटरलिंक्ड हैं। सो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली अब फीडबैक लूप क्या होगा कि जी पेस हम जो है वहाँ स्पीड अप करेंगे टू मीट द स्केड्यूल्ड ओपनिंग डे। अभी हम कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग के जो हमारे पास मैकेनिज़्म थे या रिसोर्सेज थे, ठीक है, उसमें हमारे पास मनी है,
उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर मोर रिसोर्सेज, यानी कि उसमें आप मटेरियल इक्विपमेंट से रिलेटेड आप ज़्यादा जो है उसको अप्लाई करेंगे। सो ये बेसिकली आपका वो एक काउंटर या फिर नेगेटिव फीडबैक लूप होगा जो कि बेसिकली टाइमलाइंस को मीट कराने में मदद करेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि जी वायरिंग जहाँ जहाँ जिस पोर्शन में हो गया अब वहाँ प्लास्टर स्टार्ट कर दें और साथ ही जो है पेंटिंग स्टार्ट कर दें जैसे जैसे होता जा रहा है, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि जो आपके पास जो है एक दूसरे के बाद होनी थी, यानी कि एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं, आपने इकट्ठा ही एक तरह से स्टार्ट कर दिया ताकि आप डेडलाइन को मीट करा सकें। सो ये बेसिकली हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर साइबरनेटिक कंट्रोल है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो भी वेरी कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, और जो जिस मैनर में जो है बेसिकली वो चेंज हो रहा है वो भी हमारे पास चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ बेसिकली आपके पास कह लेंगे ह्यूमन एलिमेंट बेसिकली इन्वॉल्व यहाँ हो रहा है, क्योंकि लाजमी तो जो काम करना है वो ह्यूमन ने करना है, और या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो है सोचना है इसमें कि उसने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो दैट्स वाई ह्यूमन एलिमेंट इज़ इन्वॉल्व। आई होप कि जो है ये यहाँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ मज़ीद इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट डिफाइन आउटपुट्स इन टर्म ऑफ रेलिवेंट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच माइलस्टोन या कैरेक्टरिस्टिक, कि जी आप जो भी माइलस्टोन है उसमें क्या क्या बेसिकली आउटपुट आपको क्या अचीव होगा चीज़ें, ठीक है, और ताकि जो है हम फिर उसको गेज कर सकें, मोनीटर कर सकें। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके जो है स्टैंडर्ड्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जिनको आप बेस करके जो है कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आप कहते हैं कि जो है बिल्डिंग कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सो फिर आप ये चेक कर सकते हैं उसमें कि स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि जी हमने वाटर जो है वो देखा कहीं से सीपेज नहीं आ रही, कहीं दरार वगैरह सेम की वजह से नहीं है, सो इसका मतलब है स्ट्रक्चर इज़ ओके। अच्छा, मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर मैकेनिज्म या फिर सेंसर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे जैसे आपके वो प्रोग्रेस हो रही है तो आपने रेगुलर उसको चेक करना है, कुछ आप स्टैंडर्ड जो भी आप मेजर करेंगे, सो कोई मैकेनिज्म आपने बनाना है ताकि हम मॉनिटर कर सकें। इसी तरह फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक द ट्रिगर पॉइंट और मैक्सिमम डेविएशन द डिफरेंस बिटवीन अटेन लेवल एंड स्टैंडर्ड लेवल शुड बी एस्टैब्लिश, कि स्टैंडर्ड ये है आपने ये अटेन किया है और आपको पता होना चाहिए कि जी अगर इस थ्रेशोल्ड से नीचे आएगा सो वो पैनिक बटन जो है आपका बेसिकली ऑन हो जाएगा, वहाँ आपको फिर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि समवट जो है हम इस डिले को जो एक एक्टिविटी में आ रहा हो सकता है ओवरऑल में हम जब देखें तो उसको हम कवर अप कर लें। इफ़ ट्रिगर्ड अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द डेविएशन बिटवीन द अटेन्ड लेवल एंड द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। सो सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा, जो गो नो गो मैकेनिज्म है दैट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्म ऑफ टेस्टिंग के वी हैव टू, यानी कि बाय टेस्टिंग वी मेक श्योर दैट the certain preconditions are met before a task is undertaken, ठीक है। यानी कि जो ये टाइप का कंट्रोल है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू, ठीक है। लेट्स अगर हम वो शोरूम की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं और हम कहते हैं कि जी जो प्लास्टर वर्क है वो तभी स्टार्ट होगा आफ्टर द वायरिंग एंड प्लम्बिंग आर कंप्लीट। सो इफ़ द प्लास्टरिंग डज नॉट स्टार्ट ऑफ इन टाइम, ठीक है, देन ऑब्वियसली देयर हैव बीन सम डिलेज इन द प्रीसीडिंग टास्क, ठीक है। सो बेसिकली ये गोनो मैकेनिज्म से हमें जो है ये जो है हम इस तरह इसको गेज करते हैं। गोनो को कंट्रोल आर लिंक टू द एक्चुअल प्लान्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली सेट ऑन अ कैलेंडर, ठीक है। सो बेसिकली दे आर इंटरलिंक्ड विद द एक्चुअल प्लान, ठीक है। सो अब हम जो है इसके कुछ जो है टेक्निकल चीज़ों को भी हम स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन जो है टेस्टिंग टू सी इफ सम स्पेसिफिक प्री कंडीशन हैज़ बीन अचीव्ड, येस और नो, ठीक है, सिंपल ये एक चेक है इसमें। कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉल इनटू दिस कैटेगरी, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद फॉर एग्जांपल जो है आपके पास वॉज एक्टिविटी एक्स कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, एक क्वेश्चन है, अगर तो जो है कंप्लीट हो गया है तो यस होगा, अगर नहीं हुआ तो नो होगा। डिड एक्टिविटी वाई कॉस्ट एक्सीडेड इट्स बजट ऑफ 1.5 मिलियन, ठीक है, यस और नो, ये भी डिस्क्रीट क्वेश्चन है। सम इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल जजमेंट इज़ नेसेसरी इन एक्सरसाइजिंग दिस टाइप ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, अगर आपको जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस चीज़ में, चीज़ का नहीं मालूम, सो आपके लिए ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप इसको यूटिलाइज़ करें। उसके बाद जो है पोस्ट कंट्रोल भी है। पोस्ट कंट्रोल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, इसमें बेसिकली ये होता है कि हम पोस्ट परफॉर्मेंस कंट्रोल या पोस्ट परफॉर्मेंस रिव्यू हम करते हैं। इट इज़ डन आफ्टर एक्टिविटी या फिर आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ ओवर, यानी कि आप इसे पोस्टमार्टम कह लें या फिर रिपोर्ट कार्ड कह लें। हम बेसिकली कह लें कि हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि लॉकिंग द बार्न ऑन आफ्टर द हॉर्सेज एस्केप, ठीक है। सो यानी कि देयर इज़ नो यूज
टू लॉकिंग द डोर्स आफ्टर द होस्ट एज एक्सेप्ट, ठीक है, जो आपने जो प्राइस पोजेशन थी वो तो अब जो है चला गया। और इज इट वी नीड टू लर्न फ्रॉम पास्ट टू अवॉइड फ्यूचर मिस्टेक, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो पोस्टमार्टम आप से तमाम चीज़ें करते हैं उसकी बेस पे जो भी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं आप कोशिश करते हैं कि उनमें वो गलतियाँ रिपीट ना हो। सो ये बेसिकली पोस्ट कंट्रोल आ जाते हैं। जनरेट्स लेसन फ्रॉम करंट प्रोजेक्ट्स सो दैट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड बेटर। उसके बाद जी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रोजेक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या क्या होंगी। सबसे पहली जो है फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रोजेक्ट कंट्रोल शुड बी एबल टू रिएक्ट टू चेंजेस इन सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कुछ चीज़ें कुछ डिलेज वगैरह कैटर की जा सकती हैं उसमें। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल शुड नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है, यानी कि जहाँ प्रोजेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है जो आपके प्रोजेक्ट कंट्रोल के ऊपर जो है बेसिकली लग रहा है, यानी कि बेसिकली आपको बचा के देने। आप यूँ समझें कि जो प्रोजेक्ट कंट्रोल अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप अपनी वर्थ को जस्टिफाई करेंगे, अपनी जो सैलरीज आप जो भी प्रोजेक्ट कंट्रोलर के तौर पे आप जो ले रहे हैं आप वर्थ उसको स्पेसिफाई करेंगे, आपने इतनी सेविंग्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करके देनी है कि वो आपके जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई कर सके। यूज़फुल मस्ट रियली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट और क्लाइंट नॉट द विम्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, यानी कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बेसिकली प्रोजेक्ट कंट्रोल ने नहीं सेटिस्फाई करना बल्कि क्लाइंट या फिर जो प्रोजेक्ट है उसको बेसिकली जो है आपको फ़ायदा होना चाहिए। टाइमली होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू रिएक्ट क्विकली बिफोर द प्रॉब्लम ओवरवेल्म्स द प्रोजेक्ट, यानी कि हल्की सी भी भिनक पड़ रही है आपका ये जो सिस्टम है या आपको अलार्म आपको होना चाहिए, आपको सिग्नल्स मिलने चाहिए कि जी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बजाय इसके कि जो है वो डिलेज हो जाए और उसके बाद जो है आप इसको देख रहे हो। उसके बाद जो है सिंपल है कि डैट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। अच्छा, इसी तरह जो है जो प्रोजेक्ट है द प्रोजेक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म मस्ट बी सिंपल, यानी कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो एंड टू ऑपरेट, एडजस्टेबल हो, कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग प्रायोरिटीज़, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सो डैट जो है बाद में अगर किसी को ट्रेनिंग करनी हो सो वो भी पॉसिबल हो इसमें। ओके, इसके बाद जो है हम लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इश्यूज़ जो हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कंट्रोल। सो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रेड ऑफ्स हैं, समथिंग टू वॉच आउट फॉर, इम्पोर्टेंस टू प्रोजेक्ट एक्सेलरेशन, कॉस्ट ओनली एंड टाइम ओनली एक्शंस फॉर टू कंट्रोल प्रोजेक्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे पास कह लें कि डैट इज़ अ प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट रिस्क, ठीक है, आपके पास कोई भी रिस्क आ रहा है अगर तो आपके प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म ऑफ कॉस्ट या फिर इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। प्लानिंग टू टाइटली में हाईली कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल, ठीक है, यानी कि अगर आपने बिल्कुल डेडलाइंस एंड टू एंड रखी और कोई स्लैक कोई इस तरह के आपके पास जो लेवरेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट एक्सेट्रा, सो हो सकता है कि आपके पास जो है यहाँ जो है इश्यूज आपके पास आ रहे हो। वांट एडुकेट फ्लोट एंड कंटिजेंसी टू चेंज प्लान्स इफ नीडेड, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है इतना बैकअप पे होना चाहिए कि अगर जो है आपको प्लान्स वगैरह चेंज करने पड़े तो आप कर सकें, ठीक है, समवट कुछ लिमिट में। और यहाँ एक जो है चीज़ मेंशन की गई है कि बी केयरफुल ऑन वैल्यू इंजीनियरिंग दैट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग जो है इसको कहा जाता है कि एनालाइजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ अ प्रपोज सिस्टम, ठीक है, यानी कि वैल्यू बेस्ड जो भी इंजीनियरिंग जो भी आपके पास जो है यूज़ हो रहा है, लेट्स से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कॉस्ट वगैरह बेनिफिट वगैरह उनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है, कि यानी कि बेसिकली ट्रेड ऑफ है कि अगर आप जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेनिफिट ज़्यादा चाहिए सो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होगी। सो आपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल भी रखना है और आपने जो है साथ साथ कह लें कि आपने क्वालिटी भी और क्वांटिटेटिव जो बेनिफिट्स हैं आपने उनको भी अटेन करना है। अच्छा, उसके बाद जो है बेसिकली एट टाइम्स हमारे पास क्या होता है कि हम सिर्फ एक परफॉर्मेंस मेजर जो है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या वो टाइम हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है या क्वालिटी हो सकता है। सो ये बेसिकली ट्रेड ऑफ है या आप कह लें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ बेसिकली ट्रेड ऑफ करना, और ये बेसिकली आप कह लें कि प्रो टिप है कि हमेशा जो आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनके ऊपर आप ये रिस्क ले सकते हैं, उनके ऊपर आप जो है ये ट्रेड ऑफ वगैरह कर सकते हैं। इसको हम आगे चल। अच्छा, अब अगर हम इस फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आपके पास एक जगह टाइम है, कॉस्ट है और क्वालिटी है, ठीक है। सो अब बेसिकली आपके पास क्या होता है कि
इनिशियली जो है कह रहे हैं कि आपके पास जो लेस्ट कॉस्ट है तो उसकी वजह से आपके पास जो प्रोग्रेस है वो कम होगी, रिसोर्सेज आपके पास कम हो जाएंगे, हम जो है सिलेक्शन ऑफ लो क्वालिटी पुअर क्वालिटी वर्कर्स हम करेंगे, या फिर हम डिफ़ॉल्ट या फिर जो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के जो भी डिफ़ॉल्ट बेसिकली टीम होंगे हम उसके साथ चल रहे होंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर जो है इनिशियल हमारे पास जो है अगर हमने कॉस्ट जो है सेविंग करनी है, सो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, लाजमी बात है, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ आप यूँ समझ लें कि हम अगर इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि अभी मैंने ब्लैक लाइन की बात की जो कि हमारे पास ये यहाँ थी दिस वन। अब मैं आ जाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, कि हम एक्सेलरेशन जो है अगर हम टाइम एक्सेलरेट करते हैं यानी कि टाइम हमारा कम लगे, सो कॉस्ट जो है लाजमी बात है इसमें ज़्यादा लगेगी। ओवर टाइम आप लगाएंगे या शिफ्ट में आप काम चलाएंगे, रीवर्क हायर एंड जो है इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा, बेटर क्रूज चाहिए होंगे इसकी वजह से, ठीक है। सो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। सो अब अगर जो है आप जो है लेट से कॉस्ट अपनी बचा रहे हैं, सो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कैन लीड टू सब्स्टिट्यूशन लोअर क्वालिटी वर्कमैनशिप, ठीक है, क्वालिटी आपकी रिड्यूस हो सकती है। अगर आपने जो है लेट से क्वालिटी अब आपने इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, अब इसी को हमने रीवर्क करना है, सो नीड फॉर रीवर्क इम्पोजेज हाई एक्सपेंसेस, हाई क्वालिटी नीड्स कैन लीड टू कॉस्टली मिसकैलकुलेशंस ऑन लेबर टाइम, ठीक है, यानी कि कॉस्ट पे अब इम्पैक्ट आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो है अगर हम टाइम के ऊपर देखें तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो भी स्लो हो जाएगी, डिलेड ऑक्यूपेशन होगा, हायर इंटरेस्ट ऑन जो है कॉन्स्टेंट लोन, ठीक है, आपके पास लाजमी मतलब जब टाइम रिड्यूस होगा तो बेसिकली ये तमाम फैक्टर्स भी आ रहे होंगे। लॉस ऑफ टेनेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हो सकता है कि वो टाइम जो आपने बहुत ज़्यादा आपने क्वालिटी के ऊपर लगा दी, हो सकता है वही टाइम कुछ प्रोडक्टिव या कुछ ऐसे कहीं हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ कंपनी को जो है कह लें कि एडवांटेजेस मिल सकते थे। इसी तरह जो है अगर जो है लेट से हमने यहाँ बात की कि हमने अब प्रोडक्ट एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेट कर देते हैं काम को, ठीक है, यानी कि जो आपके पास लेस जो यानी कि अगर हमारे पास जो है टाइम कम करने हैं और हमने कॉस्ट बढ़ानी है, ठीक है, सो उसका कॉन्सिक्वेंस आपके पास क्या हो रहा है कि क्वालिटी प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर टाइम, शिफ्ट वर्क या फिर न्यू जो आप हायरिंग करें क्योंकि वो स्किल स्टाफ नहीं है। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि आपको एक चीज़ आप अटेन कर सकोगे मगर आपको फिर बाकी दो के अंदर आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ये हमें देखना होता है कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में हम किस पॉइंट पे जो है हम कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं और कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके, सो in many cases the best we can do is to pick the areas where trade-offs do the least harm, like move resources from non-critical activities, ठीक है, accelerate only critical activities, sacrifice quality on non-critical items that can be remitted after substantial completion, ठीक है। सो ये बेसिकली डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स हैं, अभी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली कुछ कह लें कि सोल्यूशंस हैं। सो यानी कि अगर जो है लेट से हम इम्प्रोवाइजेशन एक प्रोजेक्ट कंट्रोल के अंदर हम लेट से हम इम्प्रोवाइजेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर ओवर रिएक्टिंग की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, जब हम करेक्ट करने जाएंगे, सो ऑफन when trying to correct often bump up against other limiting factors, लेट से स्पेस का कंस्ट्रेंट आ सकता है, हायरिंग टाइम जो है उसका कंस्ट्रेंट है, मोरल है, कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। इम्प्रोवाइजेशन जो है वो डेंजरस होती है विदाउट प्लानिंग, ठीक है, अगर आपने चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन लेके ना एक कल्चर में लेके ना, सो बड़ा एक डिफ़िकल्ट, बड़ा एक सब्र आजमा जो है ये बेसिकली प्रोसीजर होता है। इसके प्रॉपर जो है कोर्सेज जो है 6 माह के प्रोफेशनल कोर्सेज इसके होते हैं कि आप कैसे एक मैनेजमेंट में या एक कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चेंज लेके आते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से दैट कैन ऑफन लीड टू स्नो बॉलिंग। स्नो बॉल बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह बर्फानी तोता होता है कि बिल्कुल स्मॉल छोटा सा गोला जो कि ऊपर से एक पहाड़ से गिर रहा है, सो जैसे जैसे वो गिरता जा रहा है और वो रोल होता जा रहा है, वो साथ साथ अपने और बर्फ़ को भी एडअप करता जा रहा है, यहाँ तक कि एक वो बहुत बड़ा जो है वो बॉल बन जाता है। इसको बेसिकली स्नो बॉलिंग कहते हैं कि आपके पास जो है जब एक प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो वो प्रॉब्लम फिर एडअप होते जाएंगे और प्रॉब्लम जब एडअप होते जाएंगे तो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। साथ ही यानी कि इम्प्रोवाइजेशन जब आप करते हैं यानी कि कोई चीज़ें इम्पोज करते हैं आप, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, सो कन्फ्यूजन उससे क्रिएट हो सकती है, विद इन टीम डिसकोऑर्डिनेशन है, ठीक है, आपके पास जो अनएंटिसिपेटेड एफर्ट्स हैं, कुछ आपने चीज़ें आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस तरह के एक्शंस जो हैं कोई
जो है किसी एक्सट्रीम तक जा सकता है बंदा। सब ऑप्टिमल वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है, मोरल डाउन हो सकता है, ठीक है, जो रिदम एक बेसिकली आपके डे टू डे एक्टिविटी का चल रहा था वो ब्रेक हो सकता है, और लर्निंग कर्व जो है कह लें कि उस पर भी खैर इफेक्ट पड़ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड हो सकता है कुछ पॉजिटिव जो है आपके पास हो कि जो आपके जो रिदम जो है, जो भी जॉब एक्टिविटी के अंदर जो एक जमूत था, जिस तरह हमारे बेसिकली सरकारी इदारे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा काम जो है डिलेज हो जाए, अननेसेसरी डिलेज हैं, ठीक है, यानी कि वो कल्चर नहीं है काम करने वाला अनफॉर्चुनेटली। सो हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में और जब आप ये नई चीज़ें इम्पोज करें, हो सकता है कि वो जो एक वो रिदम था वो टूट के अब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और उस लर्निंग कर्व्स जो हैं वो दोबारा डेवलप होना शुरू हों। जो भी उधर वर्किंग क्लास है, जो भी उधर वर्किंग कर रहा है आपकी लेबर, कि वो जल्दी चीज़ें सीखे, और जैसे ग्रेजुअली हमने देखा लर्निंग कर्व में कि ओवर द टाइम, क्योंकि बाय द रेपिटेशन ऑफ द टास्क जो है वो टास्क ईजी हो जाता है, यानी कि टास्क ईजी होने से ज़्यादा बेसिकली टाइम जो है वहाँ उसको कम लग रहा होता है लेबर को। इसी तरह जो है अगर कह लें कि हमने टाइम स्केड्यूल के बारे में अगर हम बात करें प्रोजेक्ट क्रैशिंग के अंदर, ठीक है, सो अगर हम नए रिसोर्सेज एलोकेट कर दें, ठीक है, तो हम टाइम स्केड्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंजिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी हम अपडेट कर दें। चेंज ऑपरेशन कंडीशन बाय ऑल्टरिंग प्रेसिडेंस सीक्वेंस और टाइमिंग ऑफ वर्क, ठीक है। फास्ट ट्रैक एक्टिविटी ओवरलैपिंग, जिस तरह हमने पीछे शोरूम की केस की बात की कि आप जो है फिर वहाँ इंड्यूस कर देते हैं कि जी वो वायरिंग जैसे जैसे होती जा रही है, साथ साथ जो प्लास्टर और पेंट दोनों चीज़ें साथ साथ साइमल्टेनियसली आप चलाएं, यानी कि ओवरलैपिंग अब आ गई है, ठीक है। ओवर टाइम लगाएं, हो सकता है शिफ्ट वर्क जो है आप लगाएं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टाइम को मैनेज करने के लिए हम जो टूल्स हैं, मेथड्स हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क इन मोर शेल्टर्ड लोकेशन, ठीक है, यानी कि तमाम जो एक्सटर्नल जो कह लें एनवायरनमेंट है उससे बेसिकली आप जो है एक अलग थलग कर दें, यानी कि जिस तरह बेसिकली जो R&D होता है, आपने देखा होगा कि बाकी तमाम इंडस्ट्री एक जगह होगी, मगर R&D वाला हो सकता है सेक्टर जो है एक अलहदा से एक जगह पे उन्होंने रखा हो कि बाकी तमाम जो हसल एंड टसल जो भी वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है वो चलता रहे, R&D अलहदा से अपना फोकस होकर काम करे। सो इस तरह भी जो है हम प्रोडक्टिविटी और टाइम स्केड्यूल को जो है मीट करा सकते हैं। ओके, सो उसके साथ साथ जो है अगर लेट्स से हमने प्रोजेक्ट एक्सेलरेशन पे जाना है, सो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास जो है मल्टी शिफ्ट वर्क है, मगर मल्टी शिफ्ट वर्क करेंगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, लाइक एनवायरमेंटल सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं, हाई कॉस्ट आ सकते हैं, नेबरहुड ऑब्जेक्शंस भी राइज हो सकते हैं। लेट्स से आप कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं और आपको वहाँ इजाज़त ये मिली है कि जी आप 5 डेज़ अ वीक काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से फ्राइडे सैटरडे को जो है आप काम नहीं करेंगे, अगर आप उन दिनों में भी काम कराते हैं, लेट नाइट में काम कराएंगे, सो विसिनिटी में जो नेबरहुड है वो लाजमत ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर प्रोजेक्ट के खिलाफ ले सकते हैं कि जी रात को जो है हम सुकून नहीं करने दे रहे और ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, शोर है, हम डिस्टर्ब होते हैं, ये है वो। सो इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ अगर ओवर टाइम या फिर एक्सटेंडेड वर्क डेज में आप काम कराते हैं, सो आपके वर्कर्स में फटीग वगैरह आ सकती है, ठीक है, मोरल लो हो सकता है, रीवर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि जो काम प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ है, विलिंगनेस के साथ नहीं होगा, ठीक है, पूरी जान मार के आप नहीं करेंगे, सो उसमें लाजमी बात है चांसेस हैं कि आपके पास वो सब स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है। उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी हम जो है उससे हम जो है प्रोजेक्ट एक्सेलरेट कर सकते हैं यूजिंग मोर लार्जर और मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट, ठीक है, मगर लाजमी बात है उसमें फिर इशू आ जाएगा ट्रेनिंग का, लर्निंग कर्व का, प्रोक्योरमेंट टाइम, लाजमी बात है जो इक्विपमेंट आपने बाय करना उसमें भी टाइम लगेगा, फिर स्पेस कंस्ट्रेंट के जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में लेट से वहाँ लग पाएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और ह्यूमन रिसोर्स में था इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ वर्कर्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ वर्कर्स में भी यही था कि आपके पास जो ट्रेनिंग है वो टाइम लेगा, स्पेस कंस्ट्रेंट हो सकता है कि इतने वर्कर्स को जो है खपत की जो है वहाँ गुंजाइश ना हो, हायरिंग टाइम लाजमी बात है, इंटरव्यूज़ वगैरह तमाम जो प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी में फास्टर इंस्टॉलिंग मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, फिर लाजमी बात है उसमें भी कुछ इश्यूज़ होंगे, लाइक प्रोक्योरमेंट है, सबमिटल्स फॉर ओनर अप्रूवल। अच्छा, सबमिटल्स की मैं एक बात बताता हूँ, बेसिकली पता है होता क्या, आप यूँ समझ लें कि लेट्स से अगर आप अपने सिर्फ एक जो है घर की आप एग्जांपल लें, ठीक है, आप अपने घर में जो है आप एक एयर कंडीशनर लगाना चाह रहे हैं। अब एयर कंडीशनर के आप जो है लेट्स से अगर थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे ले जाएं कि एक इंडस्ट्री है या फिर एक कमर्शियल कोई सेंटर है वहाँ आपने लगाना है। सो अब होगा क्या कि डिफरेंट वेंडर्स जो है अपने प्रपोजल्स देंगे, उसमें जो है फाइनेंशियल भी होगा कि जी ये फाइनेंशियल जो है हमारे पास, और साथ एक
टेक्निकल सबमिटल होंगे, सबमिटल्स होंगे, यानी कि उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी कंप्लीट कि जी ये हमारा जो है इक्विपमेंट होगा, ये इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं और सारा कुछ इसके बारे में, और ये हमारा जो है हमने ये सोल्यूशन प्रपोज किया आपके लिए, वो बेसिकली सबमिटल होता है। आप अगर जो है अगर लेट से इलेक्ट्रिकल जो है आपने वायरिंग वगैरह करनी है, तो उसकी प्रॉपर वो शॉप ड्राइंग्स होती हैं कि जी यहाँ जो है फ़ैन लगेगा, यहाँ बोर्ड लगेगा, इस तरह वायर हम लेके चलेंगे एंड दिस एंड। सो ये बेसिकली तमाम जो है सबमिटल्स में आती हैं, और जब तक ये कंसल्टेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटी अप्रूव ना करे हम नॉर्मली इस पर काम शुरू नहीं करते, सो उसमें टाइम लगता है। अल्टरनेट कंस्ट्रक्शन मेथड्स यूज़ हो सकते हैं कुछ जगहों पे, मगर उसके लिए लाजमी बात है आपको रेलेवेंट स्किल सेट चाहिए, लर्निंग कर्व चाहिए, अननोन साइड इफेक्ट चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल जो है रिसेंटली केम अक्रॉस, बेसिकली एक डिस्कशन थी कि जो हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं वी एज अ पाकिस्तानी लैग बिहाइंड, यानी कि हम जो है सर्टिफिकेशंस पे उस तरह नहीं जाते, जबकि जितना भी गल्फ़ वगैरह में या बाहर जो काम हो रहा है अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है तो आपके जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास खुल जाती हैं। लाइक अभी जो लाहौर में पैकेजेस मॉल है, पैकेजेस मॉल में इन्होंने वेल्डिंग करना थी और इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा नहीं मिला था जिसके पास प्रॉपर वेल्डिंग की सर्टिफिकेशन हो। तो इन्होंने गल्फ़ से फिर एक पाकिस्तानी था जिसके पास सर्टिफिकेशन थी, उसको स्पेशल एक अच्छे पैकेज पे लेके आए और उसके थ्रू फिर उन्होंने जितना भी वेल्डिंग का काम था पैकेजेस मॉल में वो उन्होंने कराया। ठीक है, सो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ वो स्किल सेट बेसिकली नहीं है। ठीक है, अगर आपने जो है क्योंकि लाजमी तो उसके पास वो सर्टिफिकेशन लाजमी बात है वेल्डिंग में जो है, भले जितने मर्जी कारीगर बैठे हों बट सर्टिफिकेशन जो है वो आपको एक एडिड बेनिफिट आपको देती है। ठीक है, सो लर्निंग का लाजमी होता है अगर आप जो है मेथोडोलॉजी यूज़ करें, अगर किसी और ने सर्टिफिकेशन लेनी है सो लाजमी होता है कि वो कर्व पूरा एक टाइम लगेगा इसमें, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह भी यहाँ टाइम का एक तरह से कंस्ट्रेंट एक आया एक तरह से, या इन्हें पैकेज उसे अच्छा देना पड़ा, सो कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे। ओके, उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि जी हमारे पास अगर टाइम ओनली या फिर कॉस्ट ओनली कंट्रोल एक्शंस की हम बात करें, सो एट टाइम्स हम कर सकते हैं कि जी वी रिड्यूस टाइम विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट। वो हम कैसे कर सकते हैं कि जी वी कैन चेंज द ऑपरेटिंग मेथड्स एंड प्रोसेस टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको आउटसोर्स करते हैं, हम थर्ड पार्टी वेंडर को दे दें कि जी ये काम जो है ये आप कर रहे हैं, बाकी काम हम कर लेंगे। कुछ एट टाइम्स हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग टाइम। सो उसमें एक बहुत बड़ा जो एक एलिमेंट है वो आउटसोर्सिंग का ही है कि आप जो है एक लमसम अमाउंट में आप सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप जो है फाइनलाइज कर लेते हैं, वो आपका वो काम कर देगा। इसका आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको वो रेलेवेंट लेबर आपको रखना नहीं पड़ती, वो आप काम सब कॉन्ट्रैक्टर से कराएं। ये जनरल आजकल नॉर्मली यही ट्रेंड चल रहा है कि आप सब कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएं, उसकी टीम है वो जो है इसको करेगा, आप जो है लमसम में उसको कर लें, सो आपका टाइम बच जाता है, आप अपनी जो एनर्जीज है वो किसी और जगह पे फोकस कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन सब्स्टिट्यूट द लेस एक्सपेंसिव बट एक्सेप्टेबल मटेरियल और इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके पास हाई क्वालिटी मटेरियल है आप उसकी जगह हम देख लें कि जो भी अप्रूव्ड मटेरियल उसमें जो लोएस्ट क्वालिटी ना सही मगर एक्सेप्टेबल मगर लेस एक्सपेंसिव जो मटेरियल है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एयर कंडीशनिंग की ही बात करूँ, सो जो भी हमारा इक्विपमेंट यूरोप से आएगा, यानी कि अगर मैं रेट करना चाहूँ, जो हमारे पास यूएसए और जापान जो है, यूएसए यूके जापान, ठीक है, ये बेसिकली एक कैटेगरी का मटेरियल एक कैटेगरी में बेसिकली इक्विपमेंट फॉल करता है। उसके बाद फिर यूरोप आता है, और अब यूरोप में हमारे पास यूरोप में भी डिफरेंट है। यूरोप में वेस्टर्न यूरोप जो है एक्सपेंसिव हो जाता है, ईस्टर्न यूरोप लीस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, अगर लेट से आपको कहीं कहा जाए कि जी यूरोप है, सो हम ईस्टर्न यूरोप की तरफ चले जाते हैं, या फिर उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है टर्की। आप टर्की का जो है इक्विपमेंट जो है आप जो है वहाँ से मंगवा लें, वो बेसिकली एक तरह से यूरोप वगैरह में वो फॉल कर जाता है। सो बेसिकली वो एक एडवांटेज होता है। या फिर उसके बाद फिर जो है हमारे पास ये कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनके मैं HVAC इक्विपमेंट की बात करूँ, और उसके बाद फिर लाजमी तो ऑफ कोर्स चाइना ये बचता है हमारे पास। ठीक है, और पाकिस्तान में खैर हमारी सेब्रो होती थी, सो खैर किसी और टाइम से उसके जो डाउनफॉल की स्टोरी है। सो ओके जी, सो यहाँ जो है हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है आज का। सो आई होप कि जो है चीज़ें आप ग्रास्प आपने की होंगी, और जब आप इसे दोबारा एक बार इसे अपने तीन जब एक बार स्टडी करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीक्स लेक्चर। अब जो कमिंग हमारे पास जो पार्ट है उसमें दो जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है पहले इन्फॉर्म किया था, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और वो कुछ उन्होंने आपके लिए जो है कुछ कह लें कि
रिकॉर्ड किए हैं वॉइस नोट्स। सो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ उनके पार्ट्स होंगे। लेक्चर जो है हमारे यहाँ ख़त्म होता है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।